जय हिंद। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ेंगे और ये जो जिसको हम लोग KUB भी कहते हैं, किडनी यूरेटर और ब्लाडर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और जो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा और सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। किडनी के बारे में हम लोग जानते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो है, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका एनाटॉमिकल कंडीशन कि ये यूरिनरी सिस्टम कहाँ पे अवस्थित होता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम जो एक मानव शरीर में तंत्र है और इसकी अहम भूमिका है, और ये जो होते हैं लंबर रीजन में होते हैं और एब्डोमिनल कैविटी जो होता है और मिडिल एब्डोमिनल कैविटी जो होता है, जिसको हम लोग लंबर रीजन कहते हैं, वहीं पे दो किडनी सिचुएटेड होते हैं और ये इस तरह की बनावट होती है। इसमें क्या होते हैं, किडनी यूरेटर और ब्लाडर, ये तीन महत्वपूर्ण रूप से ये तीन ऑर्गन हैं। इसी को हम लोग KUB भी कहते हैं, जिसको हम लोग किडनी यूरेटर और ब्लाडर कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि किसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किडनी का मुख्य कार्य क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किडनी का आकार जो होता है वह सेम की बीज की तरह होता है। किडनी किस तरह के होते हैं, सेम की बीज की तरह इसका आकार होता है और इसमें दो मेजर भाग होते हैं। एक भाग को, जो ये भाग है, उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर वाले भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं। इस जगह के इस रीजन वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो और ये किडनी से एक यूरिनरी यूरेटर निकलते हैं, जिसको हम लोग, वह यूरिनरी ब्लाडर से जाकर जुड़ता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एनाटॉमिकल कंडीशन के साथ साथ अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी देखते हैं कि इसके कार्य क्या है। फिजियोलॉजी में हम लोग मुख्य रूप से किसी ऑर्गन के कार्य के बारे में जानते हैं, एनाटॉमी में उसके आकार के बारे में जानते हैं और फिजियोलॉजी में उसके का क्या कार्य है, फंक्शन के बारे में हम लोग फिजियोलॉजी में जानते हैं। तो अब देखते हैं कि किडनी का मुख्य कार्य जो होता है, यह एक उत्सर्जी अंग भी है। उत्सर्जन में भी इसके अहम भूमिका होता है। तो सबसे पहला मुख्य कार्य जो है क्या है, उत्सर्जन ये करते हैं। तो कल हम लोग उत्सर्जन से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त किए थे और इसमें भी आगे उत्सर्जन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो किडनी का कार्य जो है उत्सर्जन करना। दूसरा मेजर जो किडनी का रोल है, मेजर कार्य जो है उसका ब्लड को छानना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। और तीसरा उसका कार्य है यूरिन निर्माण, यूरिन का निर्माण करना। और यूरिन के निर्माण के साथ साथ जो यूरिन का एसिडिक और एल्कलाइन जो बेस होता है, जिसको हम लोग pH मान कहते हैं, उस मान को नियंत्रित करना, pH का निर्धारण करना, उन्हीं का pH का नियंत्रण करना मुख्य रूप से किडनी का ही कार्य होता है। और दूसरा एक और मेजर होता है कि टॉक्सिन को नॉन टॉक्सिन में बदलना, टॉक्सिन को नॉन टॉक्सिन में बदलना, ये किडनी का ही काम होता है। तो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि टॉक्सिन या टॉक्सिन को नॉन टॉक्सिन में बदलने का कौन सा अंग कार्य करता है। तो ये कार्य जो करते हैं वो किडनी करते हैं। लेकिन एक ध्यान रखने की बात है, सबसे पहले अगर कोई आदमी इंटेक करते हैं पॉइजन को, तो उनका सबसे पहले अंग जो ऑर्गन खराब होगा वह लीवर होगा, क्योंकि लीवर में ही पहले जहर जाता है और वहाँ से उसके बाद वह किडनी में आता है। क्योंकि किडनी का मुख्य रूप से काम क्या है कि छानना, फिल्ट्रेशन करना।
तो लीवर के बाद ही किडनी में आते हैं। इसी कारण से कोई भी आदमी अगर पॉइजन इंटेक कर लिया है तो वह उसका सबसे पहला जो ऑर्गन फेल होगा वो लीवर फेल होगा। और अगर उसका जांच भी होगा, जैसे मान लीजिए कि मर जाने के बाद में मेडिकल जाता है, वहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें लीवर के ही टिश्यू काटे जाते हैं और वहीं से पता लगाया जाता है कि यह आदमी पॉइजन खाया था या नहीं खाया था, पॉइजन से मरा है या किसी अन्य कारणों से मरा है। इन सभी की जानकारी इसी से प्राप्त किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किडनी का मुख्य, अब किडनी जो 2 किडनी होते हैं कहाँ पे, लंबर रीजन में, और इनका भार जो होता है लगभग 140 ग्राम, 140 ग्राम इसका भार होता है, यानी कि लगभग ये 150 ग्राम के। और थोड़ा सा अगर हेल्दी आदमी है तो उसमें थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बच्चा है तो थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन नॉर्मल जो किडनी है 140 ग्राम के होते हैं। यानी कि अब आगे हम लोग देखते हैं, ये एक झिल्ली से कवर रहते हैं। यहाँ पे किडनी की सुरक्षा के लिए क्या होता है, एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम से वह पूरा कवरेड रहता है किडनी, और पेरिटोनियम का मुख्य जो काम है पेट को गर्म रखना और आंत को अझुराने नहीं देना। मतलब आंत जो बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, लगभग इसकी लंबाई जो होती है 33 फीट होता है, और वह एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है, तो उसमें गांठ नहीं पड़े या अझुरा न जाए, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो जाए। तो इस सब को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम क्या करता है कि किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है, और यह माने चिपचिपा सा रहता है और पर्दा टाइप का रहेगा, जिससे माने वो पेट के चारों तरफ तैरता रहता है। और ये क्या करते हैं, पेरिटोनियम पेट को भी गर्म रखते हैं, पेरिटोनियम को पेट को भी गर्म रखते हैं। और इसका एक और मुख्य कार्य है, जब कोई सर्जरी जैसे आंत में परफोरेशन हो गया, तो परफोरेशन के समय में क्या होता है कि वहाँ आंत में छेद हो जाती है, तो उसका सिलाई होता है और वहाँ एक रिपेयरिंग का काम चलता है। जिस तरह से साइकिल का चक्का ट्यूब पंचर हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, दूसरा ट्यूब सोल्यूशन से उसको साट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पेरिटोनियम जो होते हैं एक ऐसे पदार्थ चिपचिपा होते हैं, जब इंटेस्टाइन में परफोरेशन होता है यानी कि छेद होता है, तो उस अवस्था में वहाँ से पेरिटोनियम को हल्का सा काट कर और वहाँ रख के उसको क्या किया जाता है, सिलाई कर दिया जाता है। पेरिटोनियम की एक खासियत होती है कि वह गोंद की तरह चिपक जाता है टिश्यू से, इंटेस्टाइन के टिश्यू से। इस प्रकार से वहाँ का जो परफोरेशन हुआ है वह स्थान मजबूत हो जाता है। तो पेरिटोनियम भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। और प्लस इन्फेक्शन से भी, इस एरिया में कोई इन्फेक्शन होता है उससे भी पेरिटोनियम क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किडनी का बाहरी भाग, किडनी का जो ये भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी का बाहरी भाग जो होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। और यही कॉर्टेक्स में ही नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टेक्स में ही क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे, नेफ्रॉन के बारे में आगे पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत। तो कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। और तंत्रिका तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, न्यूरॉन के जगह पर, नेफ्रॉन के जगह पर वो क्या करते हैं, न्यूरॉन को ही टिक करके आ जाते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। अब ये कॉर्टेक्स हम लोग समझ गए कि बाहरी भाग जो होता है किडनी का उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। और आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जो किडनी का अंदर का भाग होता है वह क्या होता है, मेडुला होता है। किडनी के अंदर का भाग क्या होता है, मेडुला होता है। और यहीं पे इसी जगह पे क्या होते हैं,
मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स लगे होते हैं। मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स का क्या रोल होता है किडनी में, कि जो यूरिन हमारा फिल्ट्रेशन होता है बोमन कैप्सूल से, उस पानी को धीरे धीरे एकत्रित करके ये मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स से होते हुए ये यूरेटर के पास आते हैं। क्योंकि मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स दोनों क्या करते हैं कि जो फिल्ट्रेशन होता है यूरिन का, उस यूरिन को वह कलेक्ट करते हैं, कलेक्टर का काम करते हैं, कलेक्ट करके वह यूरेटर को देते हैं। इस प्रकार ये भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि यूरिन कलेक्ट का कौन सा भाग काम करता है। तो मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करते हैं और यूरेटर को देते हैं। और यहाँ पे एक क्या होती है, यहीं पे पेल्विस कैविटी होता है। पेल्विस कैविटी के अंदर बार हम लोग देखे हैं कि किडनी में स्टोन हो जाता है। तो स्टोन होने का दो जगह है, किडनी में दो स्थान है जहाँ पे स्टोन होगा। एक तो नेफ्रॉन के एरिया में होगा जहाँ कॉर्टेक्स है। नेफ्रॉन के एरिया में जब कोई भी स्टोन होगा तो क्या होंगे कि वह सरसों की दाना की तरह एकदम महीन महीन होगा, क्योंकि नेफ्रॉन तो छोटा छोटा अंग है, लगभग इसमें 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो छोटा है, तो वहाँ का स्टोन भी काफ़ी छोटा छोटा होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जो पेल्विस जो एक थोड़ा सा किडनी के अंदर बड़ा भाग होता है, और यहीं पे जिसका आकार जो होता है पेल्विस यानी कि समोसा के आकार का होता है यहाँ, तो यहाँ क्या होते हैं रुकावट पैदा करते हैं, यहीं पे यह स्टोन निर्माण हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस कैविटी में स्टोन जब बनते हैं तो उसका आकार किस तरह का होता है, समोसा की तरह। अब आगे देखते हैं कि प्रवेश द्वार इससे भी एसएससी में रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं, जिसको हम लोग रीनल हाइलम कहते हैं, जहाँ से ये जैसे महाधमनी या महाशिरा आया और ये किडनी के अंदर जब प्रवेश करती है तो यह जो भाग होता है जहाँ पे अरोटा या पुल्मोनरी आर्टरी जो क्या होते हैं अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक हाइलम होता है जहाँ से दोनों जुड़ते हैं, किडनी का जिस भाग से जुड़ते हैं उसी को हम लोग रीनल हाइलम कहते हैं, रीनल हाइलम। तो यहाँ प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि अमोनिया की मात्रा शरीर में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वहाँ रीनल हाइलम के पास, क्योंकि यहाँ पर लीवर से जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किए होता है, तो धीरे धीरे ये अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम में जाते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ पे रीनल का प्रवेश द्वार होता है वहाँ पे क्या होते हैं, एक हाइलम होते हैं जिसको हम लोग रीनल हाइलम कहते हैं। और ये रीनल हाइलम जो होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर अमोनिया की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि किडनी का इकाई जो कॉर्टेक्स में लगे होते हैं इसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और जब भी प्रश्न पूछा जाए कि किडनी का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। अब इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इससे महत्वपूर्ण जो किडनी का फिल्ट्रेशन सिस्टम है। और किडनी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है 7 फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यह 7 चरणों में क्या करता है, यूरिन को छानता है। फिल्ट्रेशन सिस्टम जो होता है किडनी के अंदर 7 चरण में होता है, और इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो किडनी का भाग होता है ग्रेमुलर्स होता है। किडनी के नेफ्रॉन के अंदर जो क्या होते हैं, ग्रेमुलर्स लगे होते हैं। यहाँ देखिए ये अंदर का भाग नेफ्रॉन का एक भाग लिया गया है, और इसी में देखते हैं कि हम लोग ये किस तरह से सेवन फिल्ट्रेशन कार्य करते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ग्रेमुलर्स क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं, निस्पंदन का कार्य करते हैं। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि ब्लड को क्या है, जितने भी जो ब्लड में
पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, या जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको क्या करता है यहीं पे छान देता है। देख रहे हैं डॉट डॉट से दिखाया गया है कि ये जब यहाँ पे आते हैं तो किडनी छानती है, तो ये ग्रेनुलर्स क्या करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। और रक्त के छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो यहीं पे रुक जाते हैं और यहाँ से शुद्ध ब्लड जो होता है आगे निकल जाता है। शुद्ध रक्त को वो क्या करते हैं, कहाँ भेज देते हैं, फिर से वो वापस भेजते हैं फेफड़ा के पास। अब देखिए यहाँ क्या है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो क्या करते हैं, फेफड़ा करते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं ब्लड में, वो फेफड़ा का कार्य है। लेकिन यहाँ क्या है कि रक्त को छानने का कार्य करते हैं। किडनी का मुख्य कार्य क्या है, रक्त को छानने का काम। तो जब भी पूछा जाएगा कि ब्लड को छानने का कौन कार्य करते हैं तो किडनी, जबकि यह पूछा जाए कि रक्त को शुद्ध कौन करते हैं तो ये फेफड़ा शुद्ध करते हैं। तो ये ध्यान रहे, कभी कभी यहाँ मिस हो जाता है बच्चे लोगों से। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रेनुलर्स जो यह भाग होता है, इस तरह के एक चाय छन्ना, चाय छाना देखते हैं हम लोग, चाय जब बनाते हैं उसमें पत्ती डालते हैं या अदरक डालते हैं या जो भी मटेरियल डालते हैं, तो उससे दूध या चीनी ये सब तो नीचे चले जाते हैं, लेकिन चाय का पत्ती होता है या जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो चाय छन्ना में रुक जाते हैं। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे वो बोमन कैप्सूल में आते हैं। जब बोमन कैप्सूल का क्या काम है, क्योंकि ये बोमन, यह भाग जो होता है बोमन कैप्सूल होता है, जिसको हम लोग संपुट कहते हैं। और ये बोमन कैप्सूल किस तरह से कार्य करते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह क्या करता है कि रीअब्जॉर्प्शन करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, रीअब्जॉर्प्शन करना, मतलब पुनः अब्जॉर्प्शन। एक बार जो वो क्या किए थे, फिल्ट्रेशन किए थे, छाने थे, उसको रीअब्जॉर्प्शन करते हैं कहाँ, बोमन कैप्सूल में। और वहाँ से जो पदार्थ इसमें उपयोगी पदार्थ हैं तो उस उपयोगी पदार्थ को फिर ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन या अन्य ब्लड में अन्य पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उस तत्व को फिर से पुनः अवशोषित कर लेता है कौन, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल जिसको हम लोग संपुट कहते हैं। और उसके बाद इनका बोमन कैप्सूल का मुख्य कार्य जो है यूरिया को अलग करना। यूरिया जो माने यूरिन में होता है उसको वो क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, यूरिया को अलग कर देते हैं। और उसके बाद इसको हम लोग डायलिसिस, इसमें क्या होता है जब किसी का किडनी खराब होता है तो इस विधि द्वारा उसके फिल्ट्रेशन सिस्टम को क्या किया जाता है, थोड़ा देर के लिए, थोड़ा दिनों के लिए, ये क्रिया है, एक विधि है, चिकित्सा शैल चिकित्सा विधि है। डायलिसिस के द्वारा इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ दिनों तक किडनी जिसका फेलियोर है या किसी कारण से ख़राब है तो उसको डायलिसिस पर रखते हैं। ये एक चिकित्सा विधि है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ आगे जब आते हैं तो यहीं पर नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन क्या करते हैं कि इसको फिर से और ज़्यादा फिल्टर करके आगे बढ़ा देते हैं। अब इससे कुछ संबंधित जो माने यूरिन का जो कंपोजिशन ऑफ यूरिन है, उसका क्या कंपोजिशन है, उसकी क्या बनावट है, उसमें कौन कौन चीज़ होते हैं, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि नेफ्रॉन का मुख्य कार्य है क्या करना, पेशाब का निर्माण करना, यूरिन का निर्माण करना। अब ये नेफ्रॉन क्या कर दिए, यूरिन का निर्माण कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि यूरिन में क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहला यूरिन जो होता है उसमें 95% जो होता है क्या होता है, जल होता है। यूरिन में 95, यूरिया में 95% क्या होता है, जल होता है। और उसके बाद 2% यूरिया होता है, मात्र 2% क्या होते हैं, यूरिया होते हैं। और यूरिन का पीएच जो होता है उस 4.8,
यूरिन का पीएच कितना होता है 4.8। ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि सामान्य मनुष्य का जो है यूरिन का पीएच क्या होता है, तो वो 4.8 होता है। और स्वभाव इनका क्या होता है, नेचर जो पीएच का नेचर है वह अम्लीय होता है, यानी कि एसिटिक होगा। एल्कलाइन अगर यूरिन हो जाएगा तो उस पेशाब में क्या होती है, जलन होने लगती है और पेशाब में रुकावट आने लगती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और यूरिन में पीला यूरिन क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। पीला जो यूरिन हम लोग डिस्चार्ज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, यूरोक्रोम के कारण ही पीला हो जाता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा कि अब अगर हम लोग बाहर से दवा इंटेक किए हैं या कुछ ऐसे पदार्थ खाए हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में कलर है, तो वहाँ क्या होता है कि ये पीला रंग जो है यूरोक्रोम नहीं होता है। वो दवा जितना हमारे बॉडी को ज़रूरी है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद के जो बाकी के हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो अगर पूछेगा कि पेशाब का कलर पीला क्यों होता है, तो वो यूरोक्रोम के कारण। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाए कि स्टूल का कलर जो है वो पीला क्यों होता है, तो वो स्टूल का कलर जो पीला होता है वो मुख्य रूप से इसलिए पीला होता है क्योंकि स्टूल में बिलिरुबिन की मात्रा होती है। बिलिरुबिन जो लीवर में बनता है और वो जो डाइजेशन में आता है, और डाइजेशन में इसलिए आता है क्योंकि वो फैट का डाइजेशन कराता रहता है। तो फैट के डाइजेशन के दौरान वह डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो अगर पूछा जाए कि स्टूल का कलर पीला क्यों होता है, तो बिलिरुबिन के कारण। और पेशाब का यानी कि यूरिन का कलर क्यों पीला होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर यह भी प्रश्न पूछे गए हैं कि यूरिन में एक अजीब तरह का स्मेल होता है, गंध होता है, वह गंध क्यों होता है, तो वह गंध इसलिए होता है कि अमोनिया के कारण। यूरिन में गंध जो होता है अमोनिया के कारण होता है, और जिसके यूरिन में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होगा उसका यूरिन अधिक ज़्यादा स्मेल करेगा, गंध करेगा, तीक्ष्ण गंध करेगा। तो ये देखे हैं आप लोग। आगे अब हम लोग इसी से जुड़े हुए कुछ उपयोगी प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले किडनी संबंधी कुछ बीमारी है। किडनी से संबंधित कुछ बीमारी होते हैं और उसी बीमारी को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी पर हम लोग फोकस करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले किडनी में मेजर जो होता है स्टोन हो जाता है। क्या होता है, बीमारी का एक किडनी उतना जल्दी ख़राब होता नहीं है, किसी न किसी कारणवश जैसे ट्रोमा के कारण हो, चोट लग गया, गोली लग गया, या क्या हो गए स्टोन हो गए, उसके फिजियोलॉजी कंडीशन में कुछ ना कुछ रुकावट आई जिस कारण से क्या होते हैं, किडनी खराब होते हैं। तो जो खराब होता है, जो बीमारी होता है, उन्हीं से चर्चा हम लोग करते हैं कि किडनी में एक मेजर जो है कि स्टोन होते हैं। और ये स्टोन जो किडनी के स्टोन होते हैं, बॉडी के हर पार्ट में स्टोन, जैसे गोल ब्लैडर में स्टोन बनता है तो उसका अलग स्वरूप होता है, किडनी के स्टोन का अलग स्वरूप होता है। तो ये किडनी के जो स्टोन होते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट होते हैं, और उसी के कारण से कैल्सिफिकेशन हो जाता है। किसी न किसी कारणवश कैल्शियम का क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होता है और कैल्शियम ऑक्जिलेट का रूप ग्रहण करते हैं, और इसी कारण से क्या होते हैं, उस किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है। दूसरा बीमारी जो होता है यूरेनिया होता है। दूसरा बीमारी क्या होता है, यूरेनिया में क्या होते हैं, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को अगर यूरेनिया का शिकायत है तो उसके यूरिन में अमोनिया की प्रतिशत क्या हो जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे, तो उसको हम लोग यूरेनिया कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। और तीसरा एक और मेजर इससे फंक्शन जब डिजॉर्डर करता है
तो उसको हम लोग गाउट या गठिया कहते हैं। किडनी के फंक्शन जब डिजॉर्डर करेंगे और उसमें क्या होता है, किडनी फंक्शन जब डिजॉर्डर करता है तो क्या होता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि वह बॉडी के अदर पार्ट जितने भी ज्वाइंट हैं उस ज्वाइंट पर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण जो हमारे ज्वाइंट का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में क्या होती है, रुकावट पैदा होने लगती है और वहाँ एक विशेष तरह का दर्द महसूस होता है। तो ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, यूरिक एसिड के कारण ही। अब हम लोग देखेंगे कि क्रेटिनिन भी इसी रीनल फंक्शन टेस्ट ही है, किडनी से संबंधित उसके कार्य को बताता है। अब चेहरे पर सूजन या बॉडी के किसी अदर पार्ट में सूजन या भौं पर सूजन, यानी कि सीरम क्रेटिनिन का बढ़ जाना, यह भी एक रीनल फंक्शन टेस्ट को दिखाता है। डिजॉर्डर जब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, वैसी स्थिति में हम लोग जांच कराते हैं। अब चौथा जो किडनी का मुख्य जो बीमारी है, किडनी खराब, यानी कि किडनी खराब हो गया किसी न किसी कारण, वह चाहे वह ट्रोमेटिक हो या किसी अन्य घातक बीमारी के कारण हो, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर के कारण हो, या किसी कारण से अगर किडनी खराब हो जाती है तो उसका जो मुख्य रूप से है, अगर एक भी किडनी ठीक है तो आदमी जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होगा, किसी भी कार्य को करने में उसे परेशानी नहीं होगी। और उसको हम लोग अगर किडनी खराब हो जाता है तो किडनी का ट्रांसप्लेशन भी करा सकते हैं। किडनी का ट्रांसप्लेशन कराने के लिए अगर निकट संबंधी के कोई हैं तो वो किडनी देते हैं तो हो जाता है, या फिर कोई आदमी से किडनी लिया जाता है, लोग खरीद कर भी किडनी ट्रांसप्लेशन करवाते हैं। और वो जो भी किडनी जहाँ से भी लाया गया हो वह किडनी कम से कम 48 घंटा के अंदर ही सेट हो जाना चाहिए, तब वह किडनी कार्य करता रहेगा। अन्यथा फिर से वह किडनी जब ट्रांसप्लेशन किया जाएगा तो फुल्ली सक्सेसफुल नहीं होगा। अब हम लोग इससे कुछ जो हम लोग इसका किडनी का जो मेजर रोल है उत्सर्जन का, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि कौन कौन पदार्थ को वो उत्सर्जित करते हैं। तो देखते हैं कि जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, कि पौधे या प्राणी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, यूरिन का निष्कासन करते हैं, और पौधे भी। तो पौधा जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना निष्कासन कैसे करते हैं, लाशा या गोंद के रूप में। जब हम टहनी को देखेंगे किसी पेड़ में से लाशा निकल रहा है तो वह क्या कर रहा है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल रहा है, या काट देते हैं तो उससे जो लाशा निकलता है उसको, तो पेड़ किस रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, लाशा या गोंद के रूप में। अब देखते हैं दूसरा, यूरोटेलिक। यूरोटेलिक ये जो होते हैं मुख्य रूप से जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको हम यूरियोटेलिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। और जो यूरियोटेलिक होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और जितने भी स्तनधारी जो हैं, प्राणी में जितने भी स्तनधारी हैं और जो बच्चे को जन्म देते हैं और जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, जो वर्टिब्रल होते हैं, उसी को हम लोग स्तनधारी मानते हैं। और जितने भी स्तनधारी जो हैं यूरियोटेलिक हैं। यह प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि यूरियोटेलिक जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक में क्या होता है, वैसे जीव आते हैं जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटेलिक में क्या होता है, जो जीव यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उसको हम लोग यूरियोटेलिक कहते हैं। जैसे पशु पक्षी या सरीसृप या जितने भी सरीसृप हैं, जैसे गिरगिट है, ये सब चीज़ है, वो उसको हम लोग यूरिकोटेलिक कहते हैं। आगे देखते हैं इम्यूनोटेलिक। इम्यूनोटेलिक क्या करते हैं, अमोनिया उत्सर्जन करते हैं, जैसे मछली और कीट, ये इम्यूनोटेलिक होते हैं। और
टेलिक। ग्वानिनोटेलिक में क्या होता है, ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं जो जीव, वैसे जीव जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं ग्वानिनोटेलिक कहलाते हैं। और इसका एकमात्र उदाहरण है मकड़ी, क्योंकि ये भी कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न, इसलिए अनिवार्य है। और इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि आपका सहयोग मिलता रहे और नए नए वीडियो लेकर आपके लिए हम आते रहें। और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।